नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों के साथ इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन कॉल्स देते हैं। सबसे पहले मेहमानों के बारे में आपको बता दें, भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट है बीकानेर से, अमित सजेजा है मोतीलाल ओसवाल से और तरुण सत्संगी जी हैं सिल्क रूट से। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे खाने के तेल पर, और खाने के तेल पर हमने गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर दोराब मिस्त्री जी से बातचीत की थी। उन्होंने क्या कहा है खाने को तेल को लेकर, क्या आउटलुक है उनका, कब तक दाम बढ़ने वाले हैं, आइए एक बार वो पहले सुन लेते हैं। पाम तेल को क्या लग रहा है, किस तरह, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है जैसे जैसे कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं, तो उससे सपोर्ट मिलता है खाने के तेल के भी, क्योंकि ब्लेंडिंग वगैरह पे हो सकता है फोकस बढ़े। क्या लग रहा है, किस तरह का आउटलुक आपको पाम तेल को लेकर लग रहा है? पाम तेल में हमने अच्छे दिन देखे, कंज्यूमर की तरफ से भाव काफ़ी वीक थे और इसलिए हिंदुस्तान ने बहुत चालाकी का काम किया, बहुत इंपोर्ट कर लिया सस्ते दाम में। ये सस्ते दाम के दिन मेरे ख्याल से बीत जाने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही क्रूड ऑयल के भाव बढ़ने लगे हैं, आप देखिए दुनिया में हर 4 टन एडिबल ऑयल में से 1 टन बायोडीजल में जाता है। दुनिया का उत्पादन है 210 मिलियन टन, यानी 25% का ब्लेंड, 25% बायोडीजल में जाता है और ये और ज़्यादा जाएगा, क्योंकि बायोडीजल भी बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट है। इससे एनवायरमेंट फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव भी है अगर महंगे क्रूड है। एग्जैक्टली। और जिस देशों में एग्रीकल्चर बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, अर्जेंटीना, वहाँ के फार्मरों, किसानों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो इसलिए जैसे जैसे ज़्यादा खाद्य तेल बायोडीजल में जाएगा, वैसे यहाँ के दाम बढ़ने वाले हैं। तो ये धीमी धीमी तेजी आने वाली है। तो क्या लग रहा है सर, मैं शॉर्ट टर्म के लिए तो आपसे बात कभी करता ही नहीं हूँ, क्या लग रहा है जो रमज़ान के आसपास अगले साल के लिए क्या लग रहा है, पाम तेल कहाँ जाने वाला है? रमज़ान तक आज BMD में आप देखिए कि 3,700 रिंगित की हालत है। ये 3,700 से 4,500 तक जा सकते हैं, यानी कि 20-25% का बढ़ावा दाम में आ सकता है आज से अप्रैल महीने तक। ओके, यानी आज से अप्रैल महीने तक 20 से 25% तक की तेजी पाम तेल में आ सकती है और बाकी ताल के भी दाम बढ़ने वाले हैं। हालांकि दोराब सर ने कहा था कि आज वो ग्लोबल ऑयल कॉन्फ्रेंस में बात करने वाले हैं, इस वजह से पूरा इंटरव्यू आज हम नहीं चलाएंगे, फिर कल वीकेंड पर आपको ये पूरा इंटरव्यू भी दिखाएंगे कि दोराब मिस्त्री जी ने आगे बाकी खाने के तेल को लेकर क्या कहा है। तरुण जी, आप बताइए क्या लग रहा है आपको? अभी दोराब सर कह रहे थे कि 20 से 25% तक की तेजी आ सकती है अप्रैल तक, आपको क्या लग रहा है खाने के तेल को लेकर? तरुण जी, आपसे मेरा सवाल था। सर आपका ऑडियो म्यूट है सर। हाय, गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। आई थिंक हमने देखा है लास्ट ईयर जून से लेकर टिल नाउ ऑयल मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया है, और अभी भी पिछले 6 महीने की बात करें तो कोई भी रैली आई है वो सस्टेन नहीं किया है। इंडिया इंपोर्ट्स बहुत हाई हुए, रिकॉर्ड हाई पर है, और अक्टूबर एंड तक प्रॉब्ली 70 मिलियन मेट्रिक टन के इंपोर्ट्स हो जाएंगे, जो कि हिस्ट्री में अपने आप एक रिकॉर्ड होगा। साइमल्टेनियसली इंडिया का क्रॉप हिट होने वाला है, जो कि हो सकता है लास्ट ईयर से मार्जिनली कम रहे, लेकिन हायर कैरी ओवर स्टॉक है, वो एक्चुअली लोअर प्रोडक्शन का जो रहेगा मार्जिनली, उसका इंपैक्ट नलीफाई कर देगी। अमेरिका का क्रॉप भी हिट होगा, वो भी लास्ट ईयर से अच्छा होने वाला है। सो अल्टीमेटली हायर सप्लाईज है। साइमल्टेनियसली इंडोनेशिया, मलेशिया की बात करें, वहां पर प्रोडक्शन रैंप अप हो रहा है और वो फर्दर बढ़ेगा। इन सब मैट्रिक्स के चलते मुझे ऐसा लगता है अगले 3 से 6 महीने ऑयल मार्केट के हालात नहीं सुधरेंगे। तो ये आपका आउटलुक है। चलिए, लेकिन हमने हेमंत पाटिल साहब से, जो सांसद है हिंगोली महाराष्ट्र के, शिवसेना से आते हैं, उन्होंने वायदा बाजार को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने क्या कहा है, क्यों किसानों को जागरूक होने की जरूरत है वायदा बाजार को लेकर, कैसे वो वायदा बाजार के जरिए अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, आइए सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब से बात भी की है, क्यों तो MSP के लिए हमारा हमेशा झगड़ा होता रहा है कि किसानों को MSP नहीं दी जाती है। पुट ऑप्शंस और ये देते हैं, तो इसमें एक पायलट प्रोजेक्ट हमें करना है। इसके लिए मैंने कृषि मंत्री जी से बात की है और मुझे लग रहा है कि वो भी बहुत सकारात्मक है। पॉजिटिवली एक पायलट प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चालू होगा और इसके साथ किसानों को भी
एक अच्छी राहत मिलेगी। बाजार में जिस तरह से चढ़ाव उतार है पिछले 10 साल से, मुझे लगता है कि आज 2010 में जो भाव थे एक बार 20,000 तक गए थे, उसके बाद आज 2023 में 35,000 तक भाव गया। एक ही दिन गया 35,000, आज 15 से 17, 18, 20,000 तक भाव जा रहा है। तो ये चढ़ाव उतार है, तो उसे एक श्योरिटी मिल जाएगी, स्थैर्यता किसानों को आ सकती है। यानी इस तरह के प्रोग्रेसिव लीडर्स की जरूरत है देश में। कैसे वो वायदा बाजार की वकालत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कृषि मंत्री और ये जो रेगुलेटर उनसे भी बातचीत हो रही है और किसानों को इसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जो प्राइस में जो उतार चढ़ाव होते हैं उस रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि सब्सिडाइज रेट पर अगर जो ऑप्शंस के प्रीमियम है अगर सरकार की तरफ से दिया जाए तो अपने हाजिर में पड़े हुए स्टॉक के रिस्क को वो कम कर सकते हैं। चलिए अब वायदा बाजार के बाकी बातों को बढ़ाते हैं आगे। हल्दी से ही शुरुआत कर लेते हैं। हल्दी की बातचीत कर रही थी क्योंकि हिंगोली हल्दी का एक बड़ा एरिया है और वो वहीं से सांसद भी हैं। हल्दी में पिछले 2 दिनों में अच्छी रिकवरी आई है, एक काफ़ी करेक्शन के आसपास। क्या लग रहा है आपको भूपेश जी, हल्दी में किस तरह की चाल आगे दिख रही है? हल्दी में क्या करना चाहिए? इस 5-6% की रिकवरी जो आई है, 12,300-400 के आसपास ये रिकवरी दिखी है, फिर से 13,600 के ऊपर है, क्या करें अब? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। हल्दी की बात करें तो हल्दी में अच्छी खासी गिरावट पिछले लगभग 7-8 ट्रेडिंग सेशन में देखी गई थी, जिसमें भाव लगभग 15,800 से लेके नीचे में 13,000 के नीचे तक ट्रेड किया है अभी पिछले 2 दिन पहले। और अभी बाजार में एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला है। तो मैं ऐसे कहूंगा कि इस बाजार में ये सिर्फ एक पुल बैक है। अभी बाजार में कंसोलिडेट होने के लिए टाइम लगेगा चार्ट पर, और 13,700 से लेके 13,800 के बीच में जहां भी हल्दी वायदा मिलता है वहां बिकवाली करनी चाहिए। अक्टूबर वायदा में 14,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है कि हल्दी एक बार फिर से 13,000 के नीचे और 12,800 तक फिर से मिलेगी। ओके, मसालों पर आपका व्यू तरुण जी? आई थिंक हमने ठहराव आते हुए देखा है, चाहे हम जीरा की बात करें, टर्मरिक की बात करें या कोरिएंडर की बात करें। अगर मैं जीरा की स्पेसिफिकली बात करता हूँ, सप्लाई है नहीं तो जो ठहराव है ज्यादा रुकेगा नहीं, वंस अगेन हो सकता है रैली देखने को मिले। टर्मरिक, हाँ, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है क्योंकि हमने सितंबर अच्छा रेनफॉल देखा, जिसकी वजह से क्रॉप जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुआ है। जो अल्टीमेटली क्रॉप आने में अभी टाइम है, 8 से 9 महीने का क्रॉप है, फेब मार्च में आएगा नेक्स्ट ईयर। सो अभी लॉन्ग क्रॉप है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कम सप्लाई के चलते ऑफ लेट इसके अंदर हम फिर से रैली आते हुए देखेंगे। कोरिएंडर नो डाउट पिंग पोंग करता रहेगा शॉर्ट टर्म में, लाइक टर्मरिक इसमें थोड़ा करेक्शन देख सकते हैं, बट ज्यादा मंदी इसमें भी नहीं दिखती है। बात कर लेते हैं जहां पर गिरावट लगातार बढ़ती दिख रही है, लेकिन आज हालांकि 6 महीने के निचले स्तरों से रिकवरी की कोशिश है। अमित जी, क्या करना चाहिए गोल्ड सिल्वर में यहां से? जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, गोल्ड में शॉर्ट टर्म बेसिस बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि $1,890 जो लगभग 3 या 4 महीनों के बाद ब्रेक हुआ है स्पॉट में, खास करके बॉन्ड यील्ड्स यूएस की और डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आई है उसके चलते, तो ये थोड़ी सस्टेनेबल नरमी रहेगी प्राइसेस में। जहां तक हो सकता है कि स्पॉट में हमें 1830 से $35 तक भी आने वाले कुछ हफ्तों में गोल्ड फिसलता हुआ दिखे, तो मैं विद द ट्रेंड जाना पसंद करूंगा। दिसंबर वायदा जो है, हो सकता है हमें हल्का सा उछाल देखने मिले 58,000 से 58,50 के करीब, वहां पर मैं बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा। डाउन साइड में 57,600 का शॉर्ट टर्म व्यू होगा और 58,300 का स्टॉप होगा। आज का जो कोर पीसीई डेटा है, इन्फ्लेशन डेटा है, फेड का फेवरेट मेजर है, अगर वो बढ़ के आता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड पे दबाव दिख सकता है। हालांकि सिल्वर में मैं एक कॉन्ट्रा बेट से प्योरली इंट्राडे के लिए लेना चाहूंगा, क्योंकि बेस मेटल्स में तेजी के चलते चांदी में थोड़ा सा एक सपोर्ट दिखता है। 71,200 पे एक मोमेंटरी उछाल के लिए मैं बाइंग करने की सलाह दूंगा। 72,000 का लक्ष्य होगा और 70,700 का स्टॉप होगा। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी इंडिकेट कर रहा है कि फिलहाल गोल्ड रिलेटिवली ज्यादा वीक है सिल्वर के मुकाबले। ओके, यानी 58,050 पे गोल्ड को सेल करना है, लेकिन चांदी यहां पर खरीदारी की सलाह अम्मी जी की तरफ से। गोल्ड पर आपका व्यू भूपेश जी? सर गोल्ड में 58,000 58,020 के आसपास कहीं भी गोल्ड मिलता है तो 58,190 के स्टॉप लॉस से गोल्ड में बिकवाली करनी चाहिए। नीचे में 57,780 और 490 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा नेगेटिव है। मुझे लगता है कि गोल्ड में जो गिरावट अभी आई है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में, ये गिरावट इतनी आसानी से रिकवरी हो सकता है छोटी मोटी आ जाए वो बात अलग है, परंतु गिरावट अभी जारी रहनी चाहिए।
ओके, गिरावट जारी रहेगी। दोनों एक्सपर्ट्स को लगता है कि गोल्ड आपको बेचकर ही जाना चाहिए। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। अमित जी, कच्चे तेल में फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में भी अगर कोई आपके पास ट्रेड हो तो बताइएगा। जी देखिए, फिलहाल उछाल पे बिकवाली की सलाह दूँगा। प्रॉफिट बुकिंग है, बहुत बड़ा मैं सेल ऑफ नहीं देखता, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म बेसिस 1 से 2 दिन के लिहाज से ओपेक की जो बैठक है नेक्स्ट वीक, उसके पहले प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। 7,660 से 70 के बीच फ्यूचर्स में बिकवाली कर सकते हैं, 7,730 के स्टॉप के साथ। डाउनसाइड में 7,510 का लक्ष्य होगा। इसी ट्रेड को अगर ऑप्शंस के थ्रू प्ले करना है, तो 7,600 का पुट जो है, पुट ऑप्शन 180 के आसपास खरीद कर 140 का स्टॉप लगाना चाहिए, और इस ट्रेड के लिए 250 रुपीस का टारगेट लेके चला जा सकता है। ओके, यानी आपके पास दोनों ऑप्शन दे दिए, या तो 7,600 के स्ट्राइक की पुट खरीद लें आप, या फिर फ्यूचर्स में बेचे 7,660 के लेवल पे। मेटल्स में भूपेश जी क्या पसंद आ रहा है आज आपको? मेटल्स में अच्छी तेजी दिख रही है, जिंक लेड सबसे ज्यादा तेजी दिखा रहा है, क्या करना चाहिए? जी, मुझे अभी कॉपर लेना समझ में आता है, और कॉपर की बात करें तो कॉपर 720 के आसपास कहीं भी मिलता है, वहाँ लेना चाहिए, 721 में भी। और 19 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन रखना चाहिए। 725 और 727 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। बाकी अभी सभी बेस मेटल में कल एक अच्छी रैली देखने को मिली है, इसलिए एक सलाह ये भी रहेगी कि खाली प्राइसेस को देखकर इसमें शॉर्ट सेल की तरफ ना जाएं। ओके, अमित जी आपको क्या पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में आज? जी, मैं ज़िंक लेकर चलना पसंद करूँगा। 230 के आसपास बाइंग की जा सकती है, 234 तक जो रैली है वो एक्सटेंड हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस ज़िंक टॉप पिक रहेगी। इस ट्रेड के लिए 228 का एक स्टॉप होगा। ओके, जिंक खरीदने की सलाह 234 रुपए के टारगेट के साथ। और भूपेश जी की जो कॉल थी वो थी कॉपर में, कॉपर 721 के आसपास खरीदे, 724 से 726 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए नेचुरल गैस चाल देख लेते हैं। अमित जी, नेचुरल गैस क्या करना चाहिए? 1.25% ऊपर है, 248 रुपए के आसपास अक्टूबर का वायदा, क्या करें? जी। देखिए, वंस अगेन लीन सीज़न है, इंजेक्शन सीज़न अभी शुरू हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक हल्का-सा उछाल आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में देखने मिल सकता है, बिकॉज़ वेदर फोरकास्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न यूएस है, वहाँ पर कोल्ड वेदर का है, अनयूजुअली कोल्ड वेदर का, तो उससे नेचुरल गैस प्राइसेज़ को सपोर्ट मिल सकता है। मैं करीबन 245-46 के आसपास ही बाइंग की सलाह देना चाहूँगा। मेरा मानना है अपसाइड में करीबन 255 तक ये जो रैली है वो एक्सटेंड हो सकती है। इस ट्रेड के लिए 240 का स्टॉप लगाना ज़रूरी होगा। ओके, चलिए अब एग्री मार्केट में वापस से रुख कर लेते हैं। कॉटन केक में बताइए क्या कॉल है भूपेश जी, आपको क्या करना चाहिए कॉटन केक में? जी, कॉटन केक दिसंबर वायदा में 2690-2700 के आसपास कहीं भी मिलता है। कल बाजार ने एक ब्रेकआउट लिया है, उस हिसाब से 2690-2700 के आसपास का इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 2660 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में 2735-2750 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, एक बार कॉटन केक की जो कॉल है भूपेश जी की वो भी स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। कपास खली 2700 से 2690 के आसपास बेचने की सलाह है, खरीदने की सलाह है, और 2,733 रुपए से 2,753 रुपए का टारगेट है, 2,670 का स्टॉप लॉस यहां पर भूपेश जी लगाने की सलाह दे रहा है। कॉटन केक पर आपकी राय तरुण जी? आई थिंक हार्वेस्ट स्टार्ट हो चुका है, और अक्टूबर से हम अराइवल्स आते हुए देखेंगे, तो उसका प्रेशर इन दोनों कमोडिटीज पर देखने को मिल सकता है। ओके, ग्वार में क्या करना चाहिए तरुण जी? ग्वार लगातार दबाव दिख रहा है, तेजी आ नहीं रही है, क्या इंतजार करना चाहिए लोगों को 15-20 अक्टूबर के बाद, जब फसलों की स्थिति ज्यादा साफ होगी उसके बाद ट्रेड करें, या क्या करें? क्यों ये मार्केट इतना दबा हुआ क्यों है, क्यों नहीं तेजी दिख रही है यहाँ पर? सिंपल रीजन है, अगस्त के बाद में बहुत ज्यादा फियर था कि इस बार क्रॉप डैमेज काफी हो सकती है, लेकिन सितंबर में जो मानसून का रिवाइवल हुआ उसके चलते हमने देखा कि जो क्रॉप कंसर्न था वो सब्सटेंशियली ईज हुआ, जिसकी वजह से हमने ग्वार सीड के अंदर भी करेक्शन आते हुए देखा। मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि इसके अंदर वीकनेस आ सकता है शॉर्ट टर्म में, और अभी क्योंकि अराइवल सीजन स्टार्ट हो जाएगा जो कि फुल स्विंग पर होगा मिड अक्टूबर से, तो कहीं ना कहीं उस टेन्योर तक हम इस कमोडिटी के अंदर स्लगिशनेस टू नेगेटिव प्राइस मूव देखेंगे। ओके, ग्वार पर आपका व्यू भूपेश जी, क्या करना चाहिए? टेक्निकली कैसा दिख रहा है, कहां पर ट्रेड करें, क्या लेवल्स ध्यान रखें? जी, टेक्निकली ग्वार फीड जब तक 5725 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है अक्टूबर वायदा, तब तक इसमें किसी भी तेजी की कोई संभावना नहीं है। नीचे में हो सकता है, बाजार काफी ओवरसोल्ड साइड आ चुका है। 5600 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 5612।
और ग्वार में सेल ऑन राइज का स्ट्रेटजी अभी भी एप्लीकेबल है और यहाँ से हर उछाले में ग्वार सीड बेचना चाहिए। नीचे में हो सकता है 5580 5560 के भाव भी देखने को मिले। को लेकर ये व्यू आ रही है। करेंसी मार्केट की चाल एक बार देख लेते। करेंसी मार्केट पर क्या व्यू देंगे आप? 83 रुपए के ऊपर अभी भी रुपया है डॉलर के मुकाबले। अमित जी, क्या करना चाहिए? जी, जहाँ तक देखिए स्पॉट आईएनआर का सवाल है, हमने ये देखा है कि लगातार 83.25 83.30 के रीजन में संभावित एक इंटरवेंशन आरबीआई की तरफ से आ रहा है, यानी प्रोटेक्ट करने की काफी कोशिश हो रही है। डॉलर इंडेक्स में पिछले 2 सेशंस में जिस तरह से नरमी आई है, ये पॉसिबल है कि इस बार भी 83.30 प्रोटेक्ट हो जाएगा, यानी यूएसडी आईएनआर में एक बार उछाल पे बिकवाली कर फिलहाल चला जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। मैं 83.25 के आसपास यूएसडी आईएनआर फ्यूचर्स में सेल की सलाह देना चाहूंगा, 83.40 के स्टॉप के साथ, और डाउनसाइड में 83 से 82.95 तक के फ्यूचर्स के हिसाब से लक्ष्य लिए जा सकते हैं। ओके, तो ये भी हुआ है करेंसी मार्केट को लेकर। शुक्रिया अमित जी आपका, भूपेश जी आपका, तरुण जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला ईटी 9 स्वदेश के लिए।